Hello everybody, this is A.S. Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की, जो डिस्कशन होगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ऊपर, जिसको बोला जाता है ग्रेट वॉर। बहुत बड़ी वॉर हुई थी और ये एक ऐसी वॉर है जिसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में नहीं बल्कि पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में है। तो आज की जो क्लास है, ये जो लेक्चर है, ये जो आज का डिस्कशन है, ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, जो भी रीजन है, यू शुड नो दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर जनरल थिंग्स जो सबको पता होना चाहिए। एक ऐसी चीजें हैं जो हर किसी को इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 का लेक्चर। अगर आप पुराने लेक्चर्स की बात करोगे तो हमने लास्ट में इंडिया में 1918 तक के जो इवेंट्स थे वो कवर कर लिए थे। उसमें हमने महात्मा गांधी का केक वाला सीजन, याद है ना, केक खाया था उन्होंने आके, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह वाला केक वाला। लास्ट क्लास देख सकते हो, पुरानी 13 क्लासेस आ चुकी हैं, आप उन क्लासेस को देख सकते हो जाके, जिसमें हमने एंशिएंट से लेकर अभी तक का सब कुछ कवर अप किया है। 1918 की हम बात कर रहे थे, वहां पे हमने छोड़ा था जहां पे लास्ट में खेड़ा सत्याग्रह कंप्लीट हो गया था। अब यहां पे हमें वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ब्रिटेन का बहुत बड़ा रोल था। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री थी वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन। और वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद इंडिया के अंदर जो भी कुछ हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया है हम कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ रहे हैं, रट नहीं रहे हैं हम कॉन्सेप्चुअली कि ऐसा क्यों हुआ। आपको अगर एग्जाम निकालना है और इस लेवल का एग्जाम निकालना है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट होता है, रटना नॉनसेंस स्टुपिडिटी होता है। तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 क्योंकि 14 से 18 के बीच में ये वॉर हुआ था, जिसमें ब्रिटेन ने मेजर रोल प्ले किया था और इंडियन सोल्जर्स ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, समझेंगे। तो जब ये वॉर खत्म हो गया था तो सडनली उनकी कुछ ना कुछ चीजें बदली थी, इंडिया में कुछ ना कुछ चीजें बदली थी। तो हमें वो बदलाव, वो नए इंपैक्ट, वो नए इवेंट्स पढ़ने से पहले वर्ल्ड वॉर 1 डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लेक्चर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पार्ट में भी जाएगा, जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कराऊंगा। तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ आगे डिस्कशन करे, अभी इसी वक्त स्टार्ट करेंगे हम वर्ल्ड वॉर 1 का नया सेशन, जिस सेशन के अंदर मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद सिस्टम चल रहा था। सिस्टम कुछ ऐसा चल रहा था 1914 की अगर आप बात करते हो, अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 के कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं पहले। अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो जब 1914 का टाइम पीरियड चल रहा था, उस समय बहुत सारी कंट्रीज जो थी, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर रिवॉल्यूशंस आ रहे थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस आ रहे थे। मैंने आपको बताया भी था, जर्मनी के अंदर नया नया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जहां पे सिंथेटिक डाई बनने लग गई थी, याद है। तो नई नई कंट्रीज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ रही थी। उसके अंदर 2 कंट्रीज काफी बड़ा रोल प्ले कर रही थी, जो काफी पावरफुल कंट्रीज हुआ करती थी उस टाइम पे। उसमें एक तो ब्रिटेन था, जिसने काफी जगह कॉलोनीज बना रखी थी, और दूसरी थी जर्मनी। जर्मनी ने भी काफी जगह अफ्रीका में, चाइना में काफी जगह अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। कॉलोनीज का मतलब आप जानते हो, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया में इंपेरियलिज्म का मतलब, कॉलोनिज्म का मतलब मैं आपको समझा चुका, अपनी कॉलोनी बना के पैसा ब्रिटेन में ट्रांसफर करना। वही सेम सिस्टम जर्मनी भी कर रहा था। अफ्रीका के अंदर अपनी कॉलोनी जगह कब्जा रखे थे और चाइना के अंदर अपनी जगह कब्जा रखी थी। तो ब्रिटेन और जर्मनी एक बहुत तगड़ी पावर के नाम से उस समय जाने जाते थे, ऐसे मान लो। तो इन दोनों के बीच में पावरफुल होने की रेस हो रही थी। तो ये लोग क्या कर रहे थे, नए नए हथियार, नए नए डेवलपमेंट, काफी ज्यादा चीजें बढ़ाए चले जा रहे थे। नए नए हथियार, नए नए टाइप की बंदूक, तोपें, वो सब चीजें बढ़ा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख के ये चीजें ऐसा कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर 1 को जब हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 अगर एक्चुअल में देखा जाए तो उसकी जो डेट है, जो टाइम पीरियड है, जो आपको ध्यान रखना है, वो 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक ये वॉर चला था। फिर सीजफायर हो गया था और उसके बाद में हार गया था। कौन हार गया था, अभी हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे, कहानी अपनी वेब सीरीज चला के। टोटल 4 साल 3 महीने 2 हफ्ते, 4 years 3 months 2 weeks ये वॉर चला था। वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ा वॉर था, इसको ग्रेट वॉर बोला जाता था। ग्रेट वॉर ये बोला जाता था
क्योंकि कैसा कंसीडर किया जाता कि इससे ज्यादा बड़ा वॉर अब आने वाले टाइम में कभी होगा नहीं, बट जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तो इसको वर्ल्ड वॉर 1 का नाम दे दिया गया। मतलब पहले इसको वर्ल्ड वॉर 1 नहीं कहा, ऑब्वियस ही बात है। जब कोई सेकंड आएगा तभी तो आप फर्स्ट आओगे ना। जब आप ही अकेले एग्जाम दोगे तो फिर आप क्या फर्स्ट क्या सेकंड। तो जब तक ये वॉर थी तब तक ये वर्ल्ड वॉर 1 नहीं थी, इसको ग्रेट वॉर के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तो इसको वर्ल्ड वॉर 1 कंसीडर कर दिया गया। तो ये तो इसके नाम की बात होगी। अराउंड 1 करोड़ 1 करोड़ 70 लाख लोग मर गए थे, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख के आसपास तो सोल्जर्स थे और 60 लाख के आसपास नॉर्मल लोग थे, आपके और हमारे जैसे नॉर्मल लोग थे, इंसान थे जो लड़ाई नहीं करने जाते थे। सोल्जर्स इंसान से ऊपर का लेवल रखते हैं, नॉर्मल इंसान उनसे नीचे का लेवल रखते हैं। जैसे कि हम लोग प्रोटेक्ट थोड़ी करते किसी को, वो लोग करते हैं, तो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, हमसे थोड़े से ऊपर होते हैं वो। फाइन, तो 1 करोड़ 70 लाख लोग कम से कम मरे थे। अब सिस्टम क्या था, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना, कॉपी पेन बंद करके बैठ जाना और आंखें बड़ी बड़ी और कान बड़े बड़े खोल के सुनना मेरी बात। मैंने आपको बताया 2 पावर थी, बड़ी पावर्स। अब क्या हो गया था, क्योंकि वो पावरफुल लोग थे तो वो दोस्ती बढ़ाने लगे थे। तो गुंडे हैं, दो गुंडे हैं जो नेता टाइप के लड़के हैं कॉलेज के अंदर, अब वो गैंग बनाना चाहते हैं, वो गैंग बनाना चाहते हैं, ग्रुपिंग करना चाहते हैं। तो क्या होने लग गया था, होने ये लग गया था कि 2 तरीके के ग्रुप्स बनने लग गए थे। अगर टेक्निकल हिस्टोरिकल लैंग्वेज में आप बोलोगे तो एलीट पावर्स और सेंट्रल पावर, 2 नाम बन गए, एलीट पावर और सेंट्रल पावर। एलीट पावर के अंदर रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, यूएसए, मतलब बेसिकली ब्रिटेन के आसपास जापान, यूएसए, फ्रांस और रशिया, इन सब का ग्रुपिंग टाइप हो गई थी। इनको एलीट पावर बोला जाता था। ये जब वॉर लड़ाई की गई थी तो ये साथ में एक साथ दोस्ती बन के गैंग में लड़े थे। उसके बाद जो दूसरी टाइप की जो पावर कंसीडर की जाती थी उसको बोलते थे सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर में तो जर्मनी था, जर्मनी की जो तो दोस्ती हुई थी, अभी मैं मैप में भी समझा दूंगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री और या हिस्ट्री का इस टाइप का जो पोर्शन है ये आपको मैप से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझाऊंगा मैप से, इंटरेस्टिंग, मजा आएगा, आसान भी हो जाता है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर एक्चुअली टर्की है आज का, और ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो अभी है वो उस टाइम पे ऑस्ट्रिया हंगरी के नाम से नाम उनका था, बोला जाता था। अगर हम मैप में देखें, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, यूएसए ये एक तरफ है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर ये एक तरफ है। आप देखो फटाफट, अभी अभी समझ में आएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखो, ये है ऑस्ट्रिया हंगरी, ये है जर्मनी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ये दोस्ती मैंने अभी आपको बताया, मैंने अभी यहां पे आपको समझाया, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ओटोमन एम्पायर। ये जो टर्की लिखा है ना, ये ओटोमन एम्पायर, ये तीनों एक ग्रुप में है जिनको सेंट्रल पावर बोला जाता है, ठीक। और दूसरी तरफ रशिया, फ्रांस, यूके, यूएसए और जापान, जो बाद में आए थे लड़ाई में। बाद में आए थे लड़ाई में, क्यों आए थे, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बाद में आए थे लड़ाई के अंदर, यूएसए का भी बहुत इंटरेस्टिंग, यूएसए ने भी लास्ट में बेसिकली मेजर रोल प्ले कर दिया था, जो जिता ले गया था ब्रिटेन को, समझेंगे अभी। यहां पे रशिया, ब्रिटेन मतलब यूके और फ्रांस ये एक तरफ है, उसके अलावा ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और टर्की ये एक तरफ है, ठीक। अब कैसा कहानी कैसे बनेगी, सबसे पहले वो जानने से भी पहले आप ये देखो कि यहां पे ये जो ग्रुपिंग है, इन ग्रुपिंग को 2 तरीके के नाम दिए गए। लोग उस समय दोस्ती करने लग गए थे, एक दूसरे के साथ टीटी साइन करने लग गए थे कि भैया तू मेरा दोस्त है, अगर तेरे को कोई मारेगा तो मैं मारूंगा आके उसको। होता है ना कॉलेज में गैंग वैंग बन जाते हैं कि भाई मेरे दोस्त को मारा, चल भाई लेके चलते हैं आज लड़के, वही फंडा यहां होने लग गया। तो ये दोस्ती करने लग गए। तो जब ग्रुपिंग होने लग गई तो लोग एक दूसरे को बता के ग्रुपिंग थोड़ी करते थे कि ये लड़का मेरा दोस्त है, ऐसे नहीं करने लगे। तो वहां पे एक कंट्री जो आपस में ग्रुपिंग कर रही थी, किसी को बता नहीं रही थी, तो वहां पे 2 बड़े मेजर ग्रुप बने जो मैंने अभी आपको समझाया। एक ग्रुप का नाम दिया गया ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस बना 1882 में। 1882 में एक ट्रीटी इनका साइन हुआ, जिन्होंने साइन करके एक ट्रिपल अलायंस बना लिया। कौन कौन थे ट्रिपल अलायंस के अंदर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और आपका इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। इटली का रोल बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैंने अभी आपको बोला ना लड़ाई में कहां से कहां गया इटली, अभी नहीं समझाया, बताऊंगा अभी क्या केस है। इटली आया नहीं था, चालाक था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, इन इटली कहां पे है, इटली के नीचे, ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी इससे नीचे लगा हुआ इटली है, और ये जर्मनी। ये तीनों ने साइन किया कि भाई ठीक है, हम तीनों दोस्त बन जाते हैं, कोई तेरे पे अटैक करेगा मैं बचाऊंगा, तुझ पे अटैक करेगा तो तू बचाएगा, मतलब मैं बचाऊंगा, इस लाइन से चल गया। सिमिलरली 1907 की अगर हम बात करेंगे तो 1907 के अंदर एक ट्रिपल ऑन्टॉन्टे बना। अब आप कहोगे सर ये ऑन्टॉन्टे क्यों बोल रहे हो, ऐसे ही बोलते हैं ऑन्टॉन्ट, ये आपको प्रोनाउंस किए करने के लिए कि आप प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस कर पाओ, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है इसको, ट्रिपल ऑन्टॉन्ट।
ठीक है, स्पेलिंग इसकी ENTE होता है। ट्रिपल एंटॉन्ट के अंदर कौन कौन था? अगला कौन बंदा बचा? ब्रिटेन बचा। बिल्कुल सर, ब्रिटेन है। ब्रिटेन के बाद रशिया, बिल्कुल सर रशिया है। रशिया के बाद फ्रांस। तो ये ट्रिपल एंटॉन्ट जो ग्रुप बना, एक तो ट्रिपल अलायंस बना जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन थे? जिसके अंदर हमारे पास ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और उससे लगा हुआ इटली थे। ट्रिपल एंटॉन्ट बना, एक ये ग्रुप बना कंट्रीज का जहां पे रशिया, उसके साथ साथ फ्रांस और यूके, ये तीन ग्रुप बना के बैठ गए। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले आगे लड़ाई। तो ये ग्रुपिंग जो थी, एक तो ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करने लग गई। इधर जर्मनी अपनी पावर बढ़ाने में लगा, हथियार बढ़ाने में लगा, आर्मी बढ़ाने में लगा। इधर ब्रिटेन अपनी आर्मी बढ़ाने लगा है, पावर बढ़ाने में लगा है। फाइन। तो ये जो ग्रुपिंग हो रही थी, ये ग्रुपिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि लोग चिढ़ने लग गए थे कि यार ये गैंग वैंग चल रहा है, मेरे को गैंग, मेरी गैंग जीतनी चाहिए। तुम्हारी कॉलेज में होता है 2 गैंग बन गए, लड़ते रहते हैं आपस के अंदर। हमारा तो होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपस में लड़ते रहते, गैंग बन जाते थे, हमारा चलता था। ग्रुप फॉर्मेशन, टेंशन। बिल्कुल, जब तक कोई एक ग्रुप है तो लड़ाई करने के लिए कोई है ही नहीं। जब 2 ग्रुप बन गए तो लड़ाई होंगी, तो अब 2 ग्रुप बन गए। बिल्कुल। तो पहला रीजन वर्ल्ड वॉर 1 की जो बात करेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो भी ब्रिटिश थे, जो भी कुछ किया इंडिया के अंदर, वो इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 वाला केस तो और ज्यादा डिपेंड करता है। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री पे जाओगे तो फिर यहां से आपको उठाना पड़ेगा दोबारा से। तो आज का लेक्चर बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत बेसिक है, बहुत ध्यान से सुनना। 2 ग्रुप बना लिए गए हैं, ट्रिपल एंटॉन्ट और ट्रिपल अलायंस। बिल्कुल, बहुत सही बात हो गई। अब आ जाओ दूसरा रीजन। मैंने आपको बताया पावरफुल होने की रेस, मैं जीतूंगा। जर्मनी वाला बोलता है मैं जीतूंगा, मैं पावरफुल, ये वो। तो लोगों के अंदर एक ये टेंडेंसी आने लगी कि मैं पावरफुल हूं या वो पावरफुल है। एक इस तरीके का ईगो टाइप आने लग गया। खासतौर से जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में पंगे चल रहे थे। ठीक, देखो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में पंगे चल रहे थे। उसके बाद इंपीरियलिज्म, उस समय ये भी बहुत हो रहा था कि भाई वहां कॉलोनी बना लो, वहां जो कॉलोनी बना ले वो ज्यादा तगड़ा हो गया। अब इंडिया में ब्रिटेन ने कॉलोनी बना ली तो जर्मनी चढ़ गया, अफ्रीका में जर्मनी ने कॉलोनी बना ली तो ब्रिटेन चढ़ गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि भाई तू वहां कॉलोनी बना रहा है, मैं बना लेता वहां पे, ये भी एक प्रॉब्लम होगी। इंपीरियलिज्म बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने लगा। उसके अलावा जो सबसे समझ लो डायरेक्ट रीजन था, जिसकी वजह से तुरंत ये वॉर छिड़ गई थी, वो ये था कि ऑस्ट्रिया हंगरी का एक प्रिंस था जो राजा बनने वाला था। वो बंदा टहलने गया ऑस्ट्रिया हंगरी में, राउंड मारने गया। एक जगह है बोस्निया, वहां पे वो टहलने गया बोस्निया में। जब वो बोस्निया में टहलने गया तो वहां पे बोस्निया में एक पड़ोस में एक जगह थी जिसका नाम है सर्बिया। जो आदमी था, उस आदमी का नाम था, बहुत अजीब सा कठिन सा नाम है, जो मन चाहे बोल लो। अब मैं तो जब याद करता था फर्दिनांद बोलता था इनको, फर्दिनांद करके मेरे को याद हो गया था, क्योंकि एग्जाम्पल में आता था टिक कर देता। तो वैसे इसका नाम बहुत ही खतरनाक टाइप है, फ्रांजे फर्दिनांड, ये जो चाहे बोल लो आप, जो मन में आए आप प्रोनाउंस कर सकते हो। ये जो प्रिंस था ये ऑस्ट्रिया हंगरी का था, ये टहलने गया। अब आप आ जाओ मैप पे फटाफट, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये है ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। बोस्निया यहीं कहीं आसपास है। ये आप ध्यान से देखोगे, ये क्या जगह? सर्बिया एक जगह। जब ये बोस्निया में टहलने गया तो सर्बिया का एक ग्रुप था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। उस ऑर्गेनाइजेशन के एक बंदे ने इस प्रिंस को, कहां का प्रिंस है ये? ऑस्ट्रिया हंगरी का प्रिंस है। ऑस्ट्रिया हंगरी किसका दोस्त है? ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी का दोस्त है। अभी बताया था मैंने, ग्रुप बना था। जब कोई लड़का आपके ग्रुप का पिटेगा, आप जाओगे उसको बचाने। जर्मनी के ग्रुप कौन आता है? ऑस्ट्रिया हंगरी आता है। और कौन आता था? इटली आता था, जो चालू निकलेगा। धोखा भी तो देता है कोई ना कोई। जब ये गया टहलने अपनी वाइफ के साथ, तो सर्बिया के ग्रुप के एक बंदे ने इसको शूट करके इसके वाइफ और इसको मार दिया। ध्यान से सुनना, ऑस्ट्रिया हंगरी का प्रिंस बोस्निया, जो ऑस्ट्रिया हंगरी में ही जगह है, वहां पे मारा गया। किसने मारा? सर्बिया एक जगह है, वहां के एक ग्रुप के एक बंदे ने शूट कर दिया। जब शूट कर दिया तो ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर लोग बौरा गए, सनक गए, रिवोल्ट टाइप होने लग गए, बवाल मचाने लग गए। तो ऑस्ट्रिया हंगरी की जो अथॉरिटी थी, प्रिंस था, मजाक थोड़ी, तो राजा बनने वाला था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को बोला, ध्यान से देखना, ये सर्बिया बगल में, कि ऐसा है तुमने हमारे प्रिंस को मारा, हम तुम्हें मारेंगे, इसलिए बेटर ये है कि सरेंडर कर दो, काम खत्म करते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को धमकी दी। सर्बिया में एक टिपिकल टाइप के लोग रहते हैं जिनको बोलते हैं स्लेविक पीपल, SLAVIC, स्लेविक। और वही स्लेविक लोग रशिया में भी रहते हैं। बात को सुनना बहुत ध्यान से। सर्बिया में जो स्लेविक लोग रहते थे, SLAVIC, वही रशिया में रहते थे। बिल्कुल। जब सर्बिया को धमकी दी ऑस्ट्रिया हंगरी ने, तो सर्बिया ने कहा रशिया से कि अंकल
ये मारने आ रहे हैं लड़के, एक ये धमकी दे रहे हैं हमको, आप आ जाओ। रशिया पहले से ही दूसरे गैंग का पार्ट है, अभी बताया था मैंने आपको, ट्रिपल अलायंस ट्रिपल एंटेंट है। रशिया पहले से ही दूसरे गैंग का बंदा है। आपके गैंग के बंदे ने किसी और इंसान को धमकी दी और वो इंसान ने किसी और गैंग को बुलाया, तो वो गैंग तो पहले से ही आपका दुश्मन है। रशिया बोलता है अच्छा बेटा ये बात चल रही है, तो अभी हम तुमको बताते हैं। तो अब यहां पे क्या सिस्टम बना, बहुत ध्यान से सुनना। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को बोला आ जाओ, हार मान लो, खत्म करो बात। सर्बिया ने रशिया को बोला, रशिया को जब सर्बिया ने बोला तो ऑस्ट्रिया हंगरी का दोस्त अब कौन है, जर्मनी, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ऑलरेडी एक गैंग के पार्ट है। दो गैंग थे, दो गैंग में 3-3 लड़के थे, एक बेचारा बच्चा था। जब इधर से ऑस्ट्रिया हंगरी ने उस बच्चे को धमकाया सर्बिया को, तो उस बच्चे ने इधर वाले गैंग को बुलाया, भाई साहब आप हमारे ऊपर छत्र छाया रखते हो रशिया को। जब रशिया को बुलाया तो ये जो गैंग का अकेला पड़ गया बंदा, रशिया तगड़ा बंदा, बॉडी बिल्डर, तो इसने बोला अब मेरे पास एक और बंदा, मैं अपने दूसरे गैंग के बंदे को बुलाता हूं, जर्मनी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी को बुलाया। अच्छा, रशिया का अब एक और दोस्त था, वो बच्चा तो भाग लिया, वो तो सर्बिया तो निकल लिया। अब गैंग बैंग होने लग गया, अब तो गैंग्स के बीच में लड़ाई होने लग गई। अब जब रशिया रोल प्ले कर रहे आया तो रशिया की पहले से दोस्ती किसके साथ है, फ्रांस के साथ, पहले से दोस्ती फ्रांस के साथ। अब रशिया को फ्रांस का सपोर्ट मिला और ये आपस में जर्मनी के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाने लगे। ऑस्ट्रिया हंगरी छोटी सी जगह, मतलब बेसिकली जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी ये दोनों और रशिया फ्रांस ये दोनों, इन दोनों के बीच अब पंगे होने शुरू हो गए, लफड़े होने शुरू हो गए। ये जो चीजें हुई, ये चीजें जस्ट उस प्रिंस की डेथ के बाद हुई। ये जो सिस्टम बना प्रिंस की डेथ के बाद का, इसको बोलते हैं जुलाई क्राइसिस, क्योंकि ये जुलाई के टाइम पीरियड में हुआ था, इसको बोलते हैं जुलाई क्राइसिस। जुलाई क्राइसिस में क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को धमकाया, सर्बिया ने रशिया को बुलाया, तो इधर से ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी बुलाया, तो इधर से रशिया के सपोर्ट में फ्रांस आ गया। मतलब अभी अगर आप मैप को ध्यान से देखो तो आप कहोगे सर यहां पे कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है, ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया को धमकाता है, ये रशिया का सपोर्ट आता है, इधर ऑस्ट्रिया हंगरी को जर्मनी का सपोर्ट आता है और इधर फ्रांस का सपोर्ट आता है। किसको, रशिया को। मतलब फ्रांस इधर से जर्मनी को घेर लिया, रशिया इधर से जर्मनी को घेर लिया, समझ रहे हो ना, जर्मनी बीच में। ये तो छोटे मोटे लोग हैं, इनका अवस्था कुछ नहीं है, इसको तो वैसे ही सपोर्ट चाहिए था। ये तो सर्बिया बच्चा तो धमका रहा था उसको, गैंग का छोटा बंदा है, दम नहीं है इसमें, पत्ता दुबला है। इधर से फ्रांस, उधर से रशिया, इसको बोलते हैं जुलाई क्राइसिस। क्यों हुआ था, उस प्रिंस की डेथ के बाद। अब जर्मनी फंस गया, क्या पावरफुल था यार, ताकत थी, इधर फ्रांस इधर रशिया। जर्मनी कहता है वार डिक्लेयर होगी। ये सब जुलाई क्राइसिस जैसे ही खत्म होती है, जैसे ही जुलाई का पीरियड खत्म होता है, वार डिक्लेयर होती है। कब वार डिक्लेयर होती है, अगस्त में वार डिक्लेयर होती है। जब अगस्त में वार डिक्लेयर होती है, बहुत ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको बिल्कुल मैप से ही सारा काम हो जाएगा। अभी तक का समझ में आ गया होगा ना, गैंग दो गैंग चल रहे हैं, गैंग नंबर 1 गैंग नंबर 2 आपके हॉस्टल में है, समझ लो, कॉलेज में अलग ही मजा है गैंग वैंग का कॉलेज में। अब क्या सिस्टम बनता है, अब सिस्टम ये बनता है कि जर्मनी के पास दो दुश्मन, ये तो है ही सपोर्ट में, इसको तो वैसी सपोर्ट चाहिए। जर्मनी ये कहता है रशिया थोड़ा बड़ा है, वॉर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन पहले इस फ्रांस को निपटाते हैं, फ्रांस को निपटाने चलते हैं, रशिया को देख लेंगे, रशिया को तो ज्यादा ताकतवर है, पहले इसको निपटा लेते हैं। तो जर्मनी क्या करता है, बहुत ध्यान से अब देखो, ये बड़ा कर दिया मैंने। जर्मनी यहां से चलता है और फ्रांस की तरफ बढ़ता है, दिख रहा होगा ना, ऐसे थोड़ी चला, मैं बोर्ड लिया समझाने के लिए लिया। जर्मनी जब फ्रांस की तरफ चला तो ये बीच में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं बेल्जियम, चॉकलेट खाते हो ना, वही वाला, खा के देखना मस्त होती है। जब यहां से जर्मनी फ्रांस की तरफ बढ़ा तो बीच में पड़ा बेल्जियम। जब बेल्जियम में ये पहुंचे तो ऐसे थोड़ी क्रॉस करने देगा कोई कि भैया यहां से हमें अटैक करना, वहां तुम्हारी कंट्री पे क्रॉस करके जाते हैं अटैक करने, बेल्जियम को भी तो निपटाना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब जब ये बेल्जियम में घुसे, जर्मनी के ट्रूप घुसे, तो बेल्जियम की पहले से ही एक दोस्ती वाली एग्रीमेंट साइन हुआ था, किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। अभी तक ब्रिटेन लड़ाई में आया नहीं था, दो गैंग ही चल रहे थे, अभी ये तीसरे बाहर वाले कॉलेज का गैंग है। जब आप क्रॉस कर रहे हो दूसरे गैंग वाले के विंग में जाने के लिए, तो बीच में एक छोटा सा गैंग और मिलता है जिसको निपटाना पड़ेगा, लेकिन उस छोटे गैंग का दोस्त एक बड़ा दूसरे कॉलेज का गैंग है। जब इस छोटे गैंग को क्रॉस करने के लिए आप जाते हो, जर्मनी जाता है, तो ब्रिटेन को ये मिल जाता है।
ब्रिटेन को बुलाता, अरे तुमने हमसे दोस्ती का ट्रीटी साइन किया था, मारो आके इसको, गुजरा है, हमें मार रहा है, पीट रहा है, हम तो छोटे हैं, हम तो छोटे फर्स्ट ईयर के हैं, ये थर्ड ईयर वाले फोर्थ ईयर वाले अंकल आके मार रहे हैं हमको। ब्रिटेन कहता है ऐसी की तैसी, ब्रिटेन वापस आता है और जर्मनी को सूट देता है। ब्रिटेन भी ताकत रखता है, बताया था ना, ब्रिटेन और जर्मनी, इधर ब्रिटेन फ्रांस तो पहले से ही है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब अब क्या सिस्टम बन रहा है, अब सिस्टम ये बन रहा है जर्मनी यहां, इधर ब्रिटेन और फ्रांस और उधर से रशिया। इसका मतलब अब क्या होता है, ब्रिटेन यहां पे जर्मनी को पीट देता है, समझ में आया, यहां जर्मनी हारता है, बिल्कुल हार गया सर। अब जर्मनी क्या सोचता है कि यार यहां तो ठीक है, चलो ठीक है, जर्मनी रशिया पे अटैक मारता है, बाई चांस रशिया को निपटा देता है। जब जर्मनी रशिया पे अटैक करता है तो यहां पे रशियन आर्मी को, जो जर्मनी है वो तबाह टाइप कर देता है। मतलब आप ऐसे मान लो, जर्मनी रशियन आर्मी को डिफीट करता है और कम से कम उसके 3 से 3.25 लाख, 3 लाख ही मान लो, 3 लाख लोगों मतलब सोल्जर्स को मार देता है, डिफीट कर देता है, बुरी तरीके से हराता है रशिया को जर्मनी। इधर से ब्रिटेन और फ्रांस की वजह से हारा वो, अब रशिया को पीटा। जब रशिया यहां पे हारा, उधर जर्मनी हारा था, इधर रशिया हारा, बहुत ध्यान से देखना, जुलाई क्राइसिस के बाद की बात चल रही है। रशिया जो है, मैप का दूसरा वाला पार्ट ले आते हैं, कहां गया पता नहीं, कहां गया, यही देखो। जब रशिया, देखो इधर आ जा, हाँ कलर चेंज कर लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये रहा रशिया, ये हारा। ये यहां पे आपको ओटोमन अंपायर और दिख रहा होगा, तीसरा बताया था ना, टर्की वाला दोस्त, जो ग्रुप बन रहे थे ना, भयंकर वाले ग्रुप चल रहे थे, तो ये भी ग्रुपिंग में इन्हीं की सपोर्ट देने आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि ये रशिया का दुश्मन था। सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ग्रुपिंग जो चल रही थी, कंट्री दोस्ती जो चल रही थी। ओटोमन अंपायर ने रशिया को पिटते हुए देखा, खुश हो गया, मैं भी मारूंगा, जो पिट रहा उसको और मारूं। ये एक और बाहर दूसरे कॉलेज का गैंग है, इसने बोला कि ये वाला गैंग पिट रहा है, ये पहले से मेरा दुश्मन है, मैं भी हाथ साफ कर लेता हूं भाई, लगे हाथ। ये जाके रशिया को सूट देता है, ये भी अटैक कर देता है रशिया के ऊपर। देख लो ना, धीरे धीरे सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही है, ब्रिटेन इन्वॉल्व हो गया, इधर आपका ओटोमन अंपायर इन्वॉल्व हो गया, इटली अभी बैठा चुपचाप। इटली क्यों बैठा है चुपचाप, आप कहोगे सर इटली ने तो ट्रीटी साइन किया था। इटली हो गया बहुत चालू। इटली कहता है, इटली किसका दोस्त था, याद रखो, देखो सब चीजें ये क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना तो बहुत ही मुश्किल, कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कहां गया अपना, हाँ इटली मैंने अभी आपको बताया था, देखो ध्यान से यहाँ पे, ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली जर्मनी का दोस्त था, लेकिन इटली नहीं आया जर्मनी के सपोर्ट में। इधर फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया सब पीट रहे थे उसको, रशिया को चलो उसने पीट दिया, ओटोमन अपना हाथ साफ करने आ गया, इटली अभी तक नहीं आया। इटली बोलता है मैंने तो साइन की थी डिफेंस के लिए, मैंने अटैक के लिए थोड़ी साइन की थी, तुम अटैक करो जा जाके उधर। निकल लिया, बाद में इसने सपोर्ट किया था ब्रिटेन को, धोखा दिया, धोखेबाजी। इटली ने बोला मैंने डिफेंस के लिए साइन किया था, मैंने अटैक के लिए थोड़ी साइन किया था, तो मैं नहीं आऊंगा लड़ने, मैं जा रहा। तो बेसिकली ये निकल लिया था, तो जिसकी वजह से नुकसान हुआ था जर्मनी को, और उसकी वजह से जर्मनी को हार झेलनी पड़ी थी ब्रिटिश के हाथों, ब्रिटेन के हाथों, लास्ट में हार भी झेलनी पड़ी थी। नॉट सिर्फ इटली रीजन नहीं था, बट हाँ, तो यहां पे ओटोमन अंपायर ने अटैक कर दिया रशिया के ऊपर। अब ओटोमन अंपायर की पहले से रशिया से पंगे चलते थे, बेमतलब में तो कोई किसी को नहीं लड़ता। क्यों चलते थे, आप ध्यान से अगर यहां देखो तो ये जो रशिया है, रशिया का ये जो सी रूट है, दिख रहा होगा ना, रशिया का ये जो सी रूट है, ये ब्लैक सी वाला, ये जो सी रूट है, ये यहां से पास होके जाता है, ये ट्रेट है, एक छोटा सा चैनल टाइप है जहां से पानी पास होके जाता है। ये जो चैनल है ये इधर ओटोमन वाले पार्ट में आता है। रशिया का सारा ट्रेड यहीं से होता था, पास होके जाना ही पड़ता था, ऑब्वियस ही बात है, पतले से नाली से निकल के जाना ही पड़ेगा। तो इनके पहले से लफड़े होते थे, तुम हमारे में से निकल लो हमें ये दो, तुम हमारे में से निकल लो हमें ये दो, इनके पहले से पंगे चलते थे। तो जैसे इसने रशिया को पिटते हुए देखा, इसने कहा मैं भी सूद देता हूं। अब क्या सीन बन रहा है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ओटोमन, ये लोग पार्टिसिपेशन में आ चुके। अभी अमेरिका नहीं आया, अभी जापान नहीं आया, अमेरिका आएगा तो बवाल मचा देगा भाई साहब, अमेरिका आएगा अभी तो हिला के रख देगा गेम एकदम सबके। अब आ जाओ आगे वाले सिस्टम पे, जब ये वॉर डिक्लेयर, सारे लोग पार्टिसिपेशन में आ चुके थे, जर्मनी रशिया को हरा चुका था, ओटोमन रशिया पर अटैक कर चुका था, इधर ब्रिटेन ने जर्मनी को हरा दिया था, इधर वाली साइड से फ्रांस ऑलरेडी ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था। अब इस फ्रांस और ब्रिटेन ने लेफ्ट साइड से
लेफ्ट साइड से ये डिसाइड किया कि हमने जर्मनी को यहां से पीट दिया है, तो अब एक काम करते हैं, तो जर्मनी ने अपनी कॉलोनीज बना रखी है ना अफ्रीका में, इन पे अटैक कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मैंने आपको बोला था इंपीरियलिज्म का भी बहुत बड़ा वो रोल था यहाँ पे। इन्होंने जर्मन कॉलोनीज जो अफ्रीका में थी उन पे अटैक करना शुरू कर दिया, अब जब ब्रिटेन ये काम करने लगा, ब्रिटेन रोल प्ले में आ गया, तो जापान और ब्रिटेन ने भी एक साइन किया हुआ था एग्रीमेंट दोस्ती का। जब ब्रिटेन लड़ाई करने लगा तो उसके सपोर्ट में जापान ने भी जर्मन कॉलोनीज जो चाइना में थी उस पर अटैक कर दिया। उधर ब्रिटेन और फ्रांस एक साइड से जर्मनी को पीट चुके थे और वो अफ्रीका जाके जर्मनी की जो कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया एक कॉलोनी हुआ ना ब्रिटेन का, तो वैसे ये लोग जर्मन कॉलोनीज पे अटैक करने लग गए। अफ्रीका में बहुत काफी बड़ा एरिया था उसे कब्जाने के लिए। और जापान ने जब देखा कि ब्रिटेन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो अटैक कर रहा है, तो हम भी ढूंढ के कहीं ना कहीं अटैक कर देते हैं, उससे हमें और आगे के लिए फ्यूचर के लिए सपोर्ट मिलेगा। जिसको जो जीत रहा है वो लगता था वो उसको सपोर्ट करता था। ऑब्वियस सी बात है, आगे बढ़ने वाले कोई लोग सपोर्ट करते हैं। जापान जर्मन कॉलोनीज जो चाइना में थी उन पे अटैक कर दिया। जर्मनी वीक हो रहा है। अब क्या सिस्टम बना, जब जर्मनी वीक होने लगा तो जर्मनी ने अब नेवल अटैक कर दिया ब्रिटेन पे। अब जर्मनी ने नेवल शिप छोड़ दिए। शिप से भी ज्यादा जो जर्मन आर्मी थी, जो नेवी थी जर्मनी की, उनकी कमांड थी सबमरीन्स के ऊपर। बहुत पावरफुल थी सबमरीन उनकी। इन्होंने सबमरीन से ब्रिटेन की शिप्स पे अटैक करना शुरू किया। याद रखना, सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। जर्मनी ने अपनी सबमरीन से ब्रिटेन के शिप को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। दमादम सारे के सारे शिप्स उड़ा दिए। गलती कर दी बहुत बड़ी। जब ये शिप्स वॉरशिप्स को अटैक कर रहे थे, ब्रिटेन के वॉरशिप्स को जब उनको अटैक करके डिस्ट्रॉय करने लग गए थे, तो ये खुश होने लग गए, ये नॉर्मल शिप्स भी डिस्ट्रॉय करने लग गए। वहां पे एक 1200 के आसपास लोगों का शिप या बोट टाइप था जिसमें अमेरिकन थे, नॉर्मल जनता थी अमेरिका की। अभी अमेरिका आया नहीं था। जब तक किसी को मारोगे नहीं, परेशान नहीं करोगे, क्यों लड़ेगा। ब्रिटेन को डिस्ट्रॉय करते करते गलती से ये अमेरिका के लोगों को मार दिए। जर्मन इधर से पिटने लगे तो शिप से अटैक किया था। जब ये अमेरिका के लोगों को मार दिया, अमेरिका समझ गया। अमेरिका ने कहा कि ऐसा है, मैं तुमको कुछ बोल नहीं रहा, मैं बीच में पढ़ नहीं रहा, तुम बेमतलब में उड़ाए जा रहे हो हमारे लोगों को यार, है। अमेरिका ने कहा ऐसा है, अब तो बवाल होगा, अब तो मेरा सपोर्ट जाएगा ब्रिटेन को। और अप्रैल 1917, अप्रैल, जुलाई क्राइसिस तो बहुत पहले हो गया। अप्रैल 1917 में अप्रैल 1917 में अमेरिका घुस गया लड़ाई में। अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया सब मिले हुए हैं। इधर से लगातार अटैक पे अटैक जर्मनी के ऊपर होता चला जा रहा है, बुरी तरीके से अटैक होता चला जा रहा है। इस अटैक की वजह से जर्मनी एक साइड से वीक पड़ने लग गया। दूसरी साइड रशिया में इसी टाइम पे 2 रशियन रिवॉल्यूशन हो गए फटाफट एक ही साल के अंदर। रशियन रिवॉल्यूशन जब वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस करेंगे वहां बात करेंगे। रशियन रिवॉल्यूशन जब हो गए, चेंजेस आने लगे, तो वहां पे एक नया बंदा कंट्रोल में आया जिसको बोलते हैं लेनिन। लड़ाई दंगों पे बिलीव नहीं करने वाला। लेनिन जब आया तो रशिया जो इधर साइड में था, उस लेनिन ने जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर ली, लड़ाई बंद कर दी। तो जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने को पीरियड पे आया था, ये सब हो गए थे, आपस में लड़े भिड़े जा रहे थे सारे लोग, उस टाइम पे जर्मनी के साथ, अभी देखो जब ये क्लास के एंड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाने वाला हूं, आप इंडियन सोल्जर्स का जो रोल है वो कोई बात ही नहीं करता है, लेकिन बहुत बड़ा रोल है। मैं समझाता हूं भी क्या रोल है आपको। 13 लाख बहुत बड़ा रोल है। यहां पे इसने, रशिया ने जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली, तो इधर साइड से लड़ाई बंद हो गई, इधर साइड से दमादम लगे पड़े। एक साइड से बंद हो गया, अब जर्मनी अकेला पड़ गया। जापान भी ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था और कोई बड़ी कंट्री सपोर्ट करने के लिए बची नहीं। इटली भी धोखा देके ब्रिटेन को सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से जर्मनी अकेला पड़ गया और जर्मनी को हार माननी पड़ गई। 11 नवंबर में इसको सीजफायर कैंसिल कर दी गई, मतलब लड़ाई खत्म कर दी गई, हार मान ली इसने। और ये जो वर्ल्ड वॉर है, इसमें सेंट्रल पावर, जो मैंने आपको सेंट्रल पावर ग्रुप बताया था, उसको हारा हुआ कंसीडर कर लिया गया। और इस वर्ल्ड वॉर को
एंड मान लिया गया 28 जून 1919 विद द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस की वजह से, या ट्रीटी ऑफ वर्सलिस एक्चुअली साइन होने की वजह से ये वॉर को एंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया इस वॉर को। ये वॉर जो चली 4 साल के आसपास, इस वॉर ने बहुत लोगों को तबाह कर दिया, लाखों लोगों को मार दिया, मैंने आपको बताया करोड़ों लोगों को एक्चुअली मार दिया। लेकिन यहां पे क्योंकि आप सब इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूं, वी ऑल आर इंडियंस, तो हमें इंडिया का रोल प्ले पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1914 और 1918 या 19 के बीच जो ब्रिटिश था वो इंडिया के अंदर अपना कंट्रोल बना रहा था। सुनना बहुत ध्यान से। उस समय पे महात्मा गांधी की एंट्री हो चुकी थी, होम रूल मूवमेंट चल चुका था, क्रांतिकारी एक्टिविटीज बढ़ गई थी। जर्मन के कुछ लोगों ने, जो इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने इंडिया के अंदर लोगों को मोटिवेट करने की भी इनडायरेक्टली कोशिश की थी कि अभी ब्रिटिश आर्मी लगी पड़ी है, बवाल मचा दो, जीत जाओगे। लेकिन वहां पे जो लोग थे, जो लोग ये बवाल मचा सकते थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके बारे में ब्रिटेन को ये इंफॉर्मेशन आ गई। ब्रिटेन ने इंडिया में लोगों के सामने ये बोला कि अगर आप लोग, सुनना मेरी बात को, आर्मी सारी जितनी भी उसकी ब्रिटिश आर्मी जो इंडिया के अंदर थी वो इंडियंस ही थे भरे पड़े उसके अंदर। बहुत जगह ब्रिटिश ने अपनी आर्मी मतलब इंडियंस को उठा के अलग अलग कंट्रीज के अंदर लड़ने के लिए भेजा था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ब्रिटिशर्स ने ये बोला इंडिया के अंदर कि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको आजाद कर देंगे। बेवकूफ बनाया और हम लोग एज यूजुअल भरोसा कर लिए, और उस भरोसे की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। इंडिया के 13 लाख सोल्जर्स लड़े थे वर्ल्ड वॉर, और 13 लाख में से 75,000 मर गए थे। लेकिन कोई बात नहीं करता उनकी। आज भी वर्ल्ड वॉर उठा के देखोगे आप, अगर किसी भी फॉरेन ऑथर, किसी भी बड़ी बुक इंडियन ऑथर्स की भी पढ़ लोगे ना, नोबडी टॉक्स अबाउट इंडियन सोल्जर्स, कोई बात नहीं करता इनकी। 75,000 मर गए थे उस टाइम पे। आज की पॉपुलेशन और तब की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। 13 लाख लोग लड़े थे, 13 लाख लोग लड़े थे, और इतना अच्छे से लड़े थे कि इंडियन सोल्जर्स की ट्रूप ने, इंडियन सोल्जर्स के ग्रुप ने बैटल ऑफ न्यूवे चैपल में 1915 में जर्मन ट्रूप को हरा दिया था। इंडियन ग्रुप ने जर्मन आर्मी को 1915 में एक पर्टिकुलर बैटल ऑफ चैपल में हराया था, निपटा दिया था। जर्मन आर्मी को हरा दिया था यार, मजाक थोड़ी है, दम तो है ही ना अंदर, आग तो है ही। आज भी देखो हिला के रख देते हैं सबको, लेकिन कौन बात करता है? किसी ने बात नहीं करी इस चीज के ऊपर, कोई डिस्कस नहीं करता, कोई बताता भी नहीं है। बुक्स भी उठा के देख लोगे, इतना कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक तो ये बैटल का नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रिटिशर्स ने इस चीज को देखा, उनको लगा इन्होंने काफी रोल प्ले किया है कि लेकिन अगर हम इनको थोड़ा बहुत कमेमोरेट नहीं करेंगे, मोटिवेशन नहीं देंगे, तो पूरी आर्मी जो वापस हम इंडिया में आया ना, हमारे अगेंस्ट चल बैठेंगे सबके सब। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इस वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद इंडिया गेट बनाया, उन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए जो ब्रिटिश के लिए वर्ल्ड वॉर में लड़ते हुए मर गए थे। पता था इस चीज के बारे में आपको? अगर नहीं पता था तो थोड़ा सी शर्म कर लेना, और अगर पता था तो थोड़ा सा प्राउड फील कर लेना। इंडिया गेट उन सोल्जर्स के लिए बनाया गया था जो सोल्जर्स ब्रिटिश को रिप्रेजेंट करते हुए वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर मारे गए थे। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई तो बहुत बड़े चेंज आए। आने वाले टाइम पे चाहे वो जलियांवाला बाग का बवाल हो, चाहे वो खिलाफत मूवमेंट हो, चाहे वो छोटे छोटे अंदर कंट्री के आने वाले रिवोल्ट हो, यहां कोई भी बात हो, सब चीजें यहां से रिलेट करके मैं आपको समझाने वाला हूं आगे कॉन्सेप्ट के अंदर। वर्ल्ड वॉर 1 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो भी चीजें आगे हुई हैं, इतना कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग के अंदर चिपक गया होगा, चिपक गया ना। आने वाली क्लास के अंदर जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आ रही हैं, उन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को आग लगाने वाले कुछ लोग
और उस आग को बम में कन्वर्ट करके लोगों को उड़ाने वाले कुछ लोग, उनकी वीर गाथा की हम बात करेंगे, उनकी चीजों को हम समझेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो शेयर करो और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके चीजों को समझो। छोटे छोटे नोट्स बनाओ, पॉइंट्स लिखो, थ्योरी मत लिखो, बार बार समझाया हूं। पुराने लेक्चर से रिवाइज करो। लास्ट एक लेक्चर मैंने 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको रूटीन में लानी है उसके बारे में अपलोड किया था, लिंक नीचे मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना। क्लासेस 14 हिस्ट्री क्लासेस हो चुकी हैं, 6 पॉलिटी की क्लासेस हो चुकी हैं। पहले मैंने सोचा था दोनों चीजें आज दूंगा, बट कुछ बच्चों ने पॉलिटी की 6 क्लासेस पढ़ी ही नहीं है। जब तक ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है मजा नहीं आता है, फिर आप धीरे धीरे पढ़ोगे। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इस चीज का फायदा उठा पाए। जितनी मैं क्लासेस आपको दे रहा हूं आप पढ़ते रहो, सारी चीजें कवर करा दूंगा और ऐसे कवर कराऊंगा कि आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी किताबें निचोड़ के यहीं पिला दूंगा। तो दिस इज यस पंडित साइनिंग ऑफ दिस सेशन। हाँ, वन मोर थिंग अगेन आई एम टेलिंग यू, आप कैटलिस्ट ग्रुप ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैंने वहां पे नोट्स भिजवा दिए हैं। कैटलिस्ट ग्रुप ऑफिशियल सर्च करना और सर्च करने से पहले नंबर सेव कर लेना 6397788939। ये सेव कर लेना और भी सेव करके सर्च कर लेना, ये मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। नोट्स ऑलरेडी जा चुके हैं और इस क्लास के भी, आगे वाली क्लास के भी जाते रहेंगे और भी कुछ अपडेट्स आती रहती हैं। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे पढ़ते रहो। Thank you. Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है। Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class, previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे IAS के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे SSC के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और IAS टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। सीधा पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.